Good morning, students. Today we are going to read translation again. सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रांसलेशन की. ट्रांसलेशन कुछ विद्यार्थी ये समझ रहे होंगे कि ट्रांसलेशन 2 दिन से पढ़ा रहे हैं सर. ट्रांसलेशन का जो हमारा टॉपिक है ये 4 दिन तक चलेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि अपन 4 नोट इसके लिखेंगे. टोटल 4 नोट्स के अंदर अपन इसको कंप्लीट करेंगे. तो इसमें कल अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे, आज नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. फिर कल इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फ्रेमिंग देखेंगे और लास्ट के अंदर इंटरोगेटिव नेगेटिव. और इसमें साथ साथ टेंसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ में ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा. तो आज ट्रांसलेशन के अंदर अपन बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव sentences. Dear students, one thing I have already told you that we are reading or we are teaching translation with the simple structure, a single structure. चाहे से अपन सेंटेंस नेगेटिव देखें या इंटरोगेटिव देखें या इंटरोगेटिव नेगेटिव देखें या अफर्मेटिव देखें, सभी के अंदर अपन सिंगल स्ट्रक्चर से काम कर रहे हैं. उस सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल जो हमारे टेंसेज हैं 12 टेंसेज, उन सभी को अपन रीड आउट कर रहे हैं, उन सभी की स्टडी कर रहे हैं. और वो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. अपन को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन आवर गिवन स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारी स्ट्रक्चर क्या थी. देखिए STRUCTURE जो हमारी स्ट्रक्चर थी, जो मैंने आपको कल बताई थी, वो स्ट्रक्चर क्या थी कि सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद में अपन मेन वर्ब लिखेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद में आ जाएंगे आपके अदर वर्ड्स. ये हमारी स्ट्रक्चर थी. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ये कल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी. आज अपन नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं. देखिए, किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग होना आवश्यक होता है. किसी भी वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे अपन, any sentence to be transformed, to be formed into negative form, we must use the word not. हमें not शब्द का यूज करना है. अब मैं इस स्ट्रक्चर में बताता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ अंतर है ही नहीं. अपन को जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में ये देखना है कि नोट लगाना कहाँ है. तो देखिए, ये जो आपकी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से पहले यहां अपन नोट का यूज करेंगे. मेन वर्ब से पहले बताइए मैंने आपको, मेन वर्ब से पहले अपन नोट का प्रयोग करेंगे और वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट का प्रयोग करना होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले. सबसे पहले अपन एक सेंटेंस देखेंगे. देखिए, हिंदी लैंग्वेज में अपन ने एक सेंटेंस लिखा, आकांक्षा. आकांक्षा अपना कमरा सजा रही थी. आकांक्षा अपना कमरा सजा रही थी. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. इस अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अपन इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सजा नहीं सजा रही थी, यहां वर्ड लगेगा नहीं. देखिए, हमने हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग कहां किया, मेन वर्ब से पहले. तो यहाँ इंग्लिश में भी जो नोट होगा वो मेन वर्ब से पहले आएगा. अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे. सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद में वर्ब सजा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपना कमरा,
अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, आकांक्षा। कौन सा टेंस है? थी मीन्स पास्ट, रही मीन्स कॉन्टिन्यूअस, तो वाक्य हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? वॉज या वर। आकांक्षा के लिए क्या आ जाएगा? वॉज, आकांक्षा वॉज। और अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ये नोट आ जाएगा नॉट, फिर मैन वर्ब। तो वॉज वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होती है। सजाने को डेकोरेट कहते हैं, DECORATING, डेकोरेटिंग। और आकांक्षा के लिए अपने की इंग्लिश हो जाएगी हर, और आगे आ गया आपका रूम। यह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आकांक्षा वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। किसी भी वाक्य को जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका है कि आप मैन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो वो जो सेंटेंसेज होंगे वो उनमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आती है। ऐसे सेंटेंसेस को यदि आप नेगेटिव बनाएं तो अपन को ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में नोट का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। आपका वाक्य चाहे किसी भी टेंस का है, यदि आप सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म के अंदर बना रहे हैं, यदि आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट का प्रयोग होगा। मैं आपको बता दूं, नोट का प्रयोग कहां होगा? बिफोर द मैन वर्ब, जस्ट बिफोर द मैन वर्ब, और किसके साथ? विद हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब अपन सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कई बार एक सेंटेंस है, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बना देते हैं, मोहन नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, जो गलत है। मोहन नॉट सिंग्स ए सॉन्ग गलत है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होगा। तो देखिए वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग होगा। एक सेंटेंस अपन ऐसा ही देखते हैं, देखिए, रहीम कपड़े नहीं बेचता है। रहीम कपड़े नहीं बेचता है, कपड़े नहीं बेचता है। दिस इज अ सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित वाक्य है और वाक्य नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। जब आप इसको जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जब आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो वही तीन वर्ड अपन को देखना है। रहीम सब्जेक्ट हो गया, बेचता है वर्ब हो गई, और कपड़े आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यदि इस वाक्य में से मैं नहीं को हटा दूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होता? वाक्य का ट्रांसलेशन होता रहीम सेल्स क्लॉथ्स। लेकिन अब नहीं आ गया, नहीं आ गया, इसका मतलब नोट लगेगा, और नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लग सकता, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रहीम। सबसे पहले लिखा अपन ने रहीम। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, है मींस प्रेजेंट, ता मींस इंडेफिनिट। तो वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। रहीम के लिए आ गई डज, और फिर अपन क्या लगाएंगे इसमें? नॉट, आगे बेचना सेल, और फिर CLOTHES क्लॉथ्स। यह आपका सेंटेंस ट्रांसलेटेड हो गया। किसी भी टेंस का वाक्य हो, हमारे पास टोटल टेंसेस 12 है, किसी भी टेंस का वाक्य हो,
चाहे से वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। सभी टेंसेस के अंदर सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाने का तरीका एक ही है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करना है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टेंस है जिसके अंदर जिसमें हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड हैं, तो वहां फिर बच्चे क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते समय फिर गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, अमृत हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 days। इस सेंटेंस को देखिए, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमृत हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 days। अमृत 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अमृत 4 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। जब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो नोट का प्रयोग कहां बताया मैंने, मेन वर्ब से पहले। नोट का प्रयोग बताया मेन वर्ब से पहले। तो इस सेंटेंस में नोट कहां लग सकता है, नियम से यहां लगना चाहिए जो स्ट्रक्चर में अपन ने देखा है। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि हमेशा याद रखनी है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये 2 या 2 से अधिक वर्ड में है। जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी। तो यहां नोट कहां लगेगा, हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे सेंटेंसेस में जो नोट लगेगा वो आपकी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड छोड़कर, यानी जैसे हैज बीन 2 वर्ड हैं तो अपन नोट यहां यूज करेंगे इस जगह, और बीन जो है वो आपकी टीचिंग से कनेक्टेड रहेगी। बीन लास्ट के जो वर्ड्स होंगे वो आपके जो मेन वर्ब से उससे कनेक्टेड रहेंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर हैज नॉट बीन, यानी बीन हमेशा लगेगा कहां, जो आपकी 2 वर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक वर्ड छोड़कर। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि 2 या 2 से अधिक शब्दों में हमारी हेल्पिंग वर्ब यदि हम यूज करने जा रहे हैं तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब से पहले जब आपको नोट लगाना पड़े तो फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का छोड़कर उसके बाद नोट लगेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां नोट लगा देते हैं अमृत हैज बीन नॉट टीचिंग, जो गलत है। अमृत हैज बीन नॉट टीचिंग ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, इसलिए इसका हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही यदि अपन फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस लें, कोई सा भी सेंटेंस हो फ्यूचर टेंस का यदि हम लें तो उसके अंदर भी उसमें भी अपन एक बार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे देखिए, बच्चे बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे होंगे। हमने एक सेंटेंस लिखा बच्चे, ये देखिए ये हो गया हमारा सेंटेंस, बच्चे बाग में फूल नहीं तोड़ रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब यहां देखिए, सबसे पहले वही 2 चीज कि जब भी आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो उसमें देखें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। 3 स्टेप आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेप, we must have to identify the 3 words in the given sentence. First is subject, second is verb, and third is object. So this is subject in this sentence, तोड़ना, verb,
फूल, ऑब्जेक्ट और बाद में ये हो गए आपके अदर वर्ड्स। दूसरी स्टेप क्या है कि जब भी आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें, उस ट्रांसलेशन को करने से पहले आप ये देख लें कि वाक्य कौन से टेंस का है, क्योंकि हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे गे मीन्स फ्यूचर और रहे मीन्स कंटिन्यूअस। मीन्स वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। यहां देखिए बच्चों के लिए क्या आ जाएगा? विल बी। अब अपन ट्रांसलेशन करते हैं। हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। हमने सब्जेक्ट लिखा चिल्ड्रन। इसके बाद विल बी, तो ये लिखा अपन ने विल। और जैसा कि मैंने बताया था विल बी में दो वर्ड है, तो नोट जो लगेगा पहली वाले के बाद में लगेगा, तो नोट यही लग जाएगा, विल नॉट बी। और फूल तोड़ने को प्लग कहते हैं। ये आ गई आपकी वर्ब, प्लकिंग फ्लावर्स। और लास्ट में आ जाएगा इन द गार्डन। इन द गार्डन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दो या दो से अधिक शब्दों में यदि हेल्पिंग वर्ब होती है, तो नोट का जो प्रयोग होगा वो आपका जस्ट बिफोर मेन वर्ब न होकर आपके हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद होगा, उसके तुरंत बाद होगा। एक सेंटेंस और देखिए, सुमन 3 बजे से, सुमन 3 बजे से रसोई घर, सुमन 3 बजे से रसोई घर में खाना नहीं पका रही हो, नहीं पका रही होगी। वही थ्री स्टेज अपन को फॉलो करनी है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखिए सुमन, वर्ब देखिए पकाना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना। और 3 बजे से रसोई घर में, यह आपके अदर वर्ड्स है, यह आपके अदर वर्ड्स। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सुमन। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है। तो देखिए गी मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस, और समय दे रखा है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ रहा है, रही होगी, रहा होगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी देखिए अब हमारी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो 3 वर्ड्स के अंदर है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो अपन को जो नोट लगाना होगा वो कहां लगाना होगा? फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद, यानी विल या शैल के बाद। तो सेंटेंस में विल नॉट, और ये हैव बीन आपका मेन वर्ब से कनेक्टेड रहेगा। हैव बीन कुकिंग फूड इन द किचन, इन द किचन फॉर 3 बजे से। देखिए बजे से पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरीका था कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो हमने कल देखा था। आज हमने देखा है कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय नोट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये समस्त चीजें हमने आज यहां देखी। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नोट का प्रयोग सही जगह हो। डियर स्टूडेंट्स, टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस इट इज वेरी क्लियर दैट there is not
much changes in the structure that has been given for the sentence formation. What is the changes? The main changes in this is that we must have add not just before the main verb in the given structure. Other things are same. It may be subject, it may be helping verb, it may be main verb, it may be object and other words. Second thing that I have disclosed here, that in present indefinite and past indefinite tense, if we are going to frame the sentences in negative form, then we must use helping verb. Because in affirmative sentences, we do not need to use helping verb in affirmative sentences of present indefinite and past indefinite tense. Therefore, we must remember that thing. And the last thing I have disclosed is that if our given helping verb is in two or more than two words, then we have to add not just before the first word of the helping verb, not just before the main verb. This is the thing we must have to point out. Just like Suman will have been. Here the helping verb is will have been. But we have used not just after will, and have been is completely connected to king, means the main verb. This was the structure for negative sentences, and I think you have understood it better, and you have to frame sentences in your own word, for your practice. Thank you very much, students. We will see you tomorrow.